जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मानव तस्करी एवं अंग प्रत्यारोपण का प्रकरण और जवाहर सर्किल थाना पुलिस कर चुकी 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में आया सामने फोर्टिस अस्पताल में किया था एमओयू। मेड सफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कर रखा था एमओयू। ये कंपनी करती है मानव अंगों की तस्करी। ऐसे में एक टीम भेजी गई थी पश्चिम बंगाल और टीम ने कंपनी के निदेशक सुगम जाना और सुखमय नंदी और गोपाल को गिरफ्तार किया। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब जरा सोचिए, न सिर्फ ये कारनामा किया गया था बल्कि बाकायदा एक ऐसी कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया गया था जो मानव अंगों की तस्करी करती है। जिस कंपनी का जिक्र हम कर रहे हैं वो है मेडसफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके साथ फोर्टिस अस्पताल ने एमओयू किया हुआ था और यह कंपनी मानव अंगों की तस्करी करती है। ऐसे में एक टीम भेजी गई थी पश्चिम बंगाल और टीम ने कंपनी के निदेशक सुगम जाना और सुखमय नंदी और गोपाल को गिरफ्तार किया है। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान जोधपुर हाउस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विजयलाल पश्चिम दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के रोड शो में शरीक हुए। करीब 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता का अभिवादन किया और प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल करवाया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजकीय विमान से दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत के रोड शो में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जोधपुर हाउस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जनकपुरी से रवाना हुए रोड शो में करीब 3 किलोमीटर लंबा काफिला था। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रथ में सवार रहे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमारे साथ है। साथ दिल्ली का दुलार कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली की उमंग और उत्साह है, वो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली और ज्यादा अच्छी तरह से जो हम सातों दोबारा से बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले। लग भी रहा है दिल्ली दिल वालों की है। बिल्कुल। सर, राजस्थान को लेके बात करें तो क्या इस बार हैट्रिक लगेगी? राजस्थान पूरी 25 की 25, 14 में भी आएंगे, 19 में, और अब की बार 25 की 25 सीट राजस्थान के अंदर आने वाली है। और प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा क्या कहते हैं? निश्चित रूप से 400 पार का नारा पूरा होगा 400 पार का नारा। एक अंतिम सवाल सर, पेपर लीक मामले में कांग्रेस सरकार लगातार घिरती है। देखिए, कांग्रेस तो जहाँ रहती है वहाँ झूठ और लूट की कहानी करती है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये काम कांग्रेस की ही सरकार में होता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और इस रोड शो में कमलजीत सहरावत के नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं और 6.5 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और हैट्रिक बनाएंगे। राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। हमने पेपर लीक करने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। जैसे जैसे मामले खुल रहे हैं वैसे वैसे गिरफ्तारी हो रही है। 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जिस तरह से रोड शो था और उसमें जिस तरह का उत्साह और उमंग था, दिल्ली की जनता कह रही है कि अब की बार पूरी दिल्ली की 7 सीटें फिर दोबारा आने वाली हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ आने वाली है। रोड शो की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रत्याशी कमलजीत का नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी कमलजीत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिल्ली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि इस बार हम दिल्ली की 7 सीट जीतकर प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थान के 12 शहरों की लिस्ट में इस बार फर्स्ट इंडिया
सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन का गवाह बना भरतपुर। यहां सूर्यविलास पैलेस में कई प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और यहां 3 प्रतिभागियों निशु शर्मा, कशिश आचार्य और रवि कुमार का चयन किया गया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, डी कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर सुरेंद्र कुमार, होटल सूर्यविलास के मालिक दीवान सिंह, जिला आबकारी अधिकारी आदाराम और सैनी मिष्ठान भंडार के डायरेक्टर उदय सैनी ने भी शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी नेता दीपराज सिंह, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के शैलेश कौशिक, नगरपालिका नदबई के चेयरमैन दिलीप सिंसिनवार, समाजसेवी थान सिंह सिंसिनवार, संतोष कटारा समेत कई अतिथियों ने शिरकत की और सभी अतिथियों का फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मान किया। अगले शो के लिए सेलेक्ट हुए 3 सिंगर्स, जजेस, डायरेक्टर्स और मेंटोर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी छवि फौजदार ने। First India Plus Entertainment presents Super Singer Plus Rajasthan, powered by Wonder Cement, co-powered by Eve Small Finance Bank, associate sponsor Jaipur National University, Springboard Academy Competition, JK Masale, Shri Mahavir College, Jaipur, supported by Dr. Kamdhar Eye Hospital, Devranjani Music School, Meta Yoga and Music Center, IKEA Exorab, Couture House, Sani Mistan Bhandar, Bharatpur, Modern School, Bharatpur, Motion Neat, IIT Bharatpur, Indian Brand, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सूर्यविलास भरतपुर। तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट इंडिया ने सुपर सिंगर एक सिंगिंग रियलिटी शो लॉन्च किया है और उसके ऑडिशंस 12 शहरों में हुए, जिनमें भरतपुर आखिरी शहर था। तो आज हमारे भरतपुर के ऑडिशन भी खत्म हो चुके हैं और आइए जानते हैं जजेस से कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि भरतपुर में, क्योंकि बहुत सारे शहरों में हुआ और भरतपुर आखिरी शहर था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से जो सेलेक्ट हुए हैं 3, वो उनको टक्कर दे पाएंगे बाकी जो और शहरों से जो सेलेक्ट हुए हैं? निश्चित भरतपुर में जिन आर्टिस्टों ने भाग लिया है उनमें कई प्रतिभाएं बहुत अच्छी हैं। निशु हमारे भरतपुर की शान है। निश्चित मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट आएगी पूरे राजस्थान में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लगा आपको भरतपुर से जो उम्मीदें थी कि ऐसे सिंगर्स यहाँ से मिलेंगे जो टक्कर दे पाएँ आगे, तो वो मिले या नहीं? जी बिल्कुल मिले और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा करेंगे और मेरी दुआएं इन तीनों के साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को, जिन्होंने भरतपुर के टैलेंट को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, भरतपुर में पहली बार ऐसे कोई ऑडिशंस हुए हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म भरतपुर को मिला है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी ने बहुत अच्छा मौका दिया है हमारे भरतपुर के कलाकारों को, और ये भरतपुर नहीं, पूरा नाम है इसका लोहागढ़। हाँ, यहाँ आते ही आदमी लोहे की तरह मजबूत हो जाता है और ये तीनों जो हुए हैं पूरी टक्कर देंगे आगे जाकर भी, बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे सभी का और आप सभी का भी, जो आपने इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सर। ये जानते हैं शो की जो डायरेक्टर हैं श्रुति मैम, उनसे, क्योंकि अगर डायरेक्टर नहीं होता तो शो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट कौन करेगा। तो मैम, 12 शहरों में ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं और अब आगे के राउंड्स होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा हमने लास्ट शहर को सुना है और भरतपुर हम लोग पहले भी आए हुए हैं। भरतपुर जाना जाता है यहाँ के बर्ड सेंचुरी के नाम से, बट इतने कमाल के सिंगर्स यहाँ से मिलेंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और आई वुड जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत करें और कंपटीशन बहुत टक्कर का होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। तो अब बात करेंगे उन लोगों से जो कि आगे जो टक्कर देंगे भरतपुर के, लोहागढ़ के जो सिंगर्स हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, और इतना बड़ा मंच जो भरतपुर में जो आप जैसे सिंगर्स हैं उनको मिला, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भरतपुर में मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज मिला है परफॉर्म करने के लिए, और जैसे जजेस ने मुझ पर विश्वास दिखाया है तो मैं कोशिश करूँगी कि भरतपुर को आगे लेकर जाऊँ
और शो के एंड तक मैं रह पाऊँ। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं, कैसा लग रहा है? नर्वसनेस है या खुशी है, स्ट्रेस है? बहुत खुश हूँ आज, और काफ़ी टफ कंपटीशन था, उसमें से टॉप 3 में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आगे जो सिंगर सेलेक्ट हुए हैं उनको कंपटीशन देने के लिए मेहनत करूँगा। ऑल द बेस्ट। सुरों का संग्राम जो होने वाला है जयपुर के अंदर, क्योंकि एक पारी हमारी यहाँ ख़त्म हुई है, लेकिन दूसरी पारी का बेसब्री से हम सभी को इंतज़ार है, क्योंकि अब सुरों का महायुद्ध, कहना चाहिए दंगल होने वाला है। तो ये जैसा कि अभी सोनू ने कहा कि अभी हमें बहुत तैयारी करनी है, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब हमें मेहनत का समय आया है। इसी के साथ मैं सभी हमारे जो जजेस हैं जिन्होंने सवेरे से इतनी मेहनत की है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। मुकेश शर्मा जी और जेपी कटारा जी और वीरू शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा जजिंग किया, और अब हम लोग आगे की तैयारी के लिए बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि मैम ने कहा कि एक पारी खत्म हुई है, लेकिन अभी दूसरी पारी बाकी है। तो आगे के अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर के फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो भी एपिसोड्स आएंगे वो वहां पर आप देखिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ छवि फौजदार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भरतपुर। आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के सीजन में शीतल पेय में मिलावट की आशंकाओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने विशेष अभियान का आगाज किया है। अभियान के तहत एफएसओ की टीमों को पूरे 1 महीने का प्लान दिया गया है, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, शरबत के अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, बड़े होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट और मावा पनीर, घी, मिठाई, मसालों के सैंपल लेंगे। कैंपेन में हर प्रोजेक्ट के हिसाब से बाकायदा दिन भी निर्धारित किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मियों के दिनों में राहत के लिए हर कोई आइसक्रीम, शरबत या फिर ठंडाई से सूखे गले को तर करने की कोशिश करता है, लेकिन यही पेय पदार्थ यदि गुणवत्तापूर्ण तैयार नहीं किए गए हों तो आपको राहत देने के बजाय अस्पताल भी पहुंचा सकते हैं। जी हां, कुछ ऐसे ही मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने बड़ा कैंपेन शुरू किया है। विभाग द्वारा इसके लिए प्रदेश भर के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और सीएमएचओ को निर्देश जारी कर कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, शरबत और ठंडाई के सैंपल लेने के निर्देश दिए। खाद्य पदार्थों की क्वालिटी पर पैनी निगाह। मई के शुरुआती 2 दिन कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, शरबत, ठंडाई। 7 से 9 मई बेकरी और बेकरी से जुड़े प्रोडक्ट्स। 14 से 16 मई बड़े होटल्स, ढाबे और रेस्टोरेंट्स। 20 से 22 मई मावा, पनीर, घी और मिठाई। 27 से 29 मई मसाले। 31 मई से 4 जून रीयूज्ड कुकिंग, बड़े स्तर पर समोसा, कचौड़ी की निर्माण इकाइयां। 1 महीने तक चलने वाले अभियान के तहत फूड सेफ्टी अधिकारियों को पेस्टिसाइड्स, कृत्रिम रंग, हानिकारक रासायनिक पदार्थ की जांच कराते हुए संस्थान की हाइजेनिक एवं सैनिटेशन के अलावा अनुज्ञा पत्र की वांछित पालना को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रगाढ़ धारणा है कि आम जन को बहुत ही उत्तम खान पान मिलना चाहिए। तो मिलावट परवार शुद्ध आहार के तहत हमने पहले कैंपेन किया है कि गर्मी के दिनों में आइसक्रीम, मावा, कुल्फी, इस तरह के जो ठंडे पदार्थ हैं, बर्फ़ है, इन सबको एक रूटीन चेकिंग की जाए। इसके अलावा निर्माण इकाइयों को भी सघन निरीक्षण करने और सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी के दिनों में शीतल पेय की बिक्री गली गली होती नजर आती है। राजधानी में पिछले 2 दिनों में की गई कार्रवाई में सामने आए कि बगैर लाइसेंस के ही आइसक्रीम फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि ये कैंपेन न सिर्फ 1 माह चले बल्कि आगे भी अनवरत जारी रहे। उम्मीद है कि विभाग इस बारे में गंभीरता से विचार करेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा सहित 16 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ फलोदी में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेएस क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बूथ पर फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया, जिसका हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इसके बाद हमने धरना दिया और पुलिस ने 3 दिन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया है। दिल्ली सरकार के अन्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जगदीश यादव ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हनुमान सहाय सिरसी को नियुक्त किया। हनुमान सहाय सिरसी राजस्थान के प्रमुख शिक्षाविद और प्रसिद्ध समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता।
सिरसी राजस्थान प्रदेश में पिछड़े दलित और आदिवासियों के विकास और उनकी प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। विभाग और शराब माफियाओं की मिलीभगत से करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया। मामले की खास बात यह है कि जिनको नोटिस मिले हैं वो सभी गरीब व्यक्ति हैं। उनके नाम से शराब की दुकानों और आवंटन हो गया है और उनको इसकी जानकारी भी नहीं है। उन लोगों के घरों में उस वक्त मातम पसर गया जब आबकारी विभाग की तरफ से उनको करोड़ों रुपए के रिकवरी नोटिस जारी किए गए। आबकारी विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद कई लोगों की नींद हराम हो गई है। ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी के नाम से या किराने की दुकान के लोन के नाम से ठगी कर उनके नाम से शराब की दुकान आवंटन कर दी गई है। साथ ही अब नोटिस आने के बाद उन लोगों को मालूम पड़ा तो उनका होश फाख्त हो गए। ये सभी लोग एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी फरियाद गुहार लगा रहे हैं एसपी से, ताकि उचित कार्रवाई हो और उनको इंसाफ मिले। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके नाम से शराब की दुकानें चल रही है, उसका लाखों रुपये का नोटिस आया है। बात करते हैं उनसे। यही नाम दादा? सर मेरा नाम कमलेश है। मैं ग्राम बुधवाड़ा का रहने वाला हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ पे नेमीचंद जी की दुकान है वहाँ पे शराब की, तो मैं वहाँ पे रोटी बनाने गया था। तो वहाँ पे एक मुनि में बीरम लोधा, उसके पिता का नाम है रोडू लाल और गढ़ावली का निवासी है वो। उसने मुझे जैसे ही ये दुकानों का ये लोग देकर के सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा तुझे, ऐसे कहकर मुझसे डॉक्यूमेंट ले लिए, पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए उसने। और जैसे ही उसने वो डॉक्यूमेंट लिए और ये सभी लोग हैं नेमीचंद जी और नोटिस आया आपके पास? हाँ, फिर नोटिस आए मेरे पास में। जब मालूम पड़ा जैसे ही नोटिस आए तो घर वाले बेहोश हो गए नोटिसों को देखकर। मैं कोटा रहता था और जैसे ही फ़ोन करके घर वालों ने बताया तो मैं भी वहाँ पे बेहोश हो गया। 2 दिन तक बोतलें चढ़ी मेरे। कितना का नोटिस आया तुम्हारा आपके विभाग से? एक तो 98,97,295 रुपये का है और दूसरा है 58,80,962 रुपये। और आबकारी विभाग वालों ने हमारे घर पे भी नोटिस चिपकाया है। और आपको मालूम ही नहीं दुकान चल रही? मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे नाम से दुकानें चल रही है। ये नोटिस आया जब जाके पता चला सर। इसमें बता रखा उन्होंने आबकारी वालों ने कि एक तो लाश है और एक चुड़ैलिया है। 2 दुकान आपका नाम? 2 दुकानें मेरे नाम से। आपको आपके साथ ठगी की गई है? मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा से अधिक ठगी की गई है इन लोगों ने। क्या चाहते हो इंसाफ? हम ये चाहते हैं सर इन लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है जिनके साथ भी क्या नाम है दादा? मालूम पड़ी एक नार की कि तारा नाम से टेक चाल रहे रत्ना रुपया 1 करोड़। कहाँ से दोगे? मुंडो से हो गया 3 दिन रोटी निकाई करना पड़ेगी। एक और शख्स है नंदा जी, काफ़ी बुजुर्ग है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। नंदा जी नोटिस आ गई जब मालूम पड़ी तब कहाँ से चुका होगा? तो देखिए आपको इन लोगों की हालत आप देखिए, बिल्कुल गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। जब इनको आबकारी विभाग का नोटिस आया, जब इनको मालूम पड़ा कि सरकार के इनके खिलाफ नोटिस जारी किया और इनसे लाखों रुपये की वसूली की गई है, ऐसे में फरियाद लगा रहे हैं एसपी की उचित कार्रवाई की जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूरी। हाँ, आज इस तरह के 2-3 परिवाद मुझे प्राप्त हुए हैं 6 प्रतियाँ, जिसमें ये आक्षेप आया है कि जो रिकवरी नोटिस इस कार्यालय के द्वारा उनको दिए गए हैं उस राशि के संबंध में उनका ये कहना है कि ये दुकानें हमने नहीं चलाई, इसलिए ये राशि हम जमा नहीं करा सकते। इस संबंध में उनका जो परिवाद आया है उसमें ये आया है कि दुकान उनके नाम से किसी और ने लेके संचालित करके जो गवर्नमेंट की रिकवरी छोड़ी है, इसके संबंध में जांच की जाए। उस परिवाद के संबंध में हमने परिवाद ले लिया है और उसको एग्जामिन कर रहे हैं। सनातन मंच के अध्यक्ष उपदेश राणा उदयपुर पहुंचे, जहां कड़े पुलिस सुरक्षा घेरे में वो न्यायालय में पेश हुए। दरअसल पिछले कुछ समय से उपदेश राणा गुजरात के सूरत में शिफ्ट हो गए हैं। राणा ने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के साथ उसमें पता भी बदलवाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन साल 2017 में उदयपुर शहर के हाथीपोल थाने में उपदेश राणा के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ। पासपोर्ट के कार्य के लिए राणा को अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत थी। ऐसे में राणा ने अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में अर्जी लगाई। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद 6 मई की तारीख दी है और इस मौके पर राणा ने
मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक काम सबके सामने है। लोकसभा चुनाव में अन्य राज्यों में ऑब्जर्वर के रूप में चुनावी ड्यूटी लगने का सिलसिला जारी है। अलग अलग राज्यों में 16 आईएएस अधिकारियों की फिर चुनावी ड्यूटी लगी है। अब तक 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगी है, लेकिन इस बार चुनावी ड्यूटी रद्द होने वालों में उंगलियों में गिने जाने वाले नाम हैं। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की भी चुनावी ड्यूटी लगाई गई। इस बार कृषि प्रमुख सचिव वैभव गार्दिया की चुनावी ड्यूटी लगी है। इनके अलावा सचिव नवीन जैन, जोगाराम, आशुतोष पेडनेकर, डॉक्टर पृथ्वी, पीसी किशन भी शामिल हैं। कुल मिलाकर अब तक 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लग चुकी है। इनमें से कुछ अधिकारी चुनावी ड्यूटी करके लौट भी चुके हैं। इनमें ओपी बुनकर, पूर्व आईएएस बाबूलाल गोयल, आईएएस प्रियंका गोस्वामी, आईएएस पूनम की भी ड्यूटी लगी। इसके चलते आलम यह हो रहा है कि पूर्व में चुनावी ड्यूटी पर गए अधिकारियों की एवज में जिन अधिकारियों को उनके पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया, उनका नाम बाद में चुनावी ड्यूटी के लिए आ गया। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 4.74% वोटिंग कम हुई है। खास बात यह है कि दिग्गजों के दौरे के बावजूद भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने जिन सीटों पर प्रचार किया, वहां भी वोटिंग कम हुई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव की जंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन मतदान के बाद अब दोनों सियासी दल घटे वोटिंग प्रतिशत को लेकर गुणा भाग में जुटे हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खूब प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। राहुल गांधी ने 2 सीटों पर, प्रियंका गांधी ने 4 सीटों पर और सोनिया गांधी ने 1 सीट पर प्रचार राजस्थान के रण में किया। ऐसे में तीनों ने जिन 6 सीटों पर प्रचार किया, वहां भी वोटिंग 2019 के चुनाव की तुलना में डाउन हुई। गांधी परिवार के प्रचार वाली सीटों पर मतदान में कितनी गिरावट हुई, इस पर बात करें तो बीकानेर सीट की बात करें तो यहाँ 2019 में 59.43% वोटिंग हुई। वहीं 2024 में 54.41% वोटिंग हुई। कुल अंतर 5.02% रहा। जोधपुर में 2019 में 68.89% वोटिंग हुई थी। 2024 में 63.89% मतदान हुआ, अंतर 5% रहा। जयपुर में 2019 में 68.48% वोटिंग हुई थी। 2024 में 63.48% मतदान हुआ, अंतर 5% रहा। दौसा में 2019 में 65% मतदान हुआ था। 2024 में 55.87% मतदान हुआ, अंतर 5.63% रहा। जालोर में 2019 में 65.74% वोटिंग हुई थी। जालोर में 2019 में 65.74% वोटिंग हुई थी। 2024 में 62.56% मतदान हुआ, अंतर 3.18% रहा। वहीं अलवर में 67.17% वोटिंग हुई थी। 2024 में 60.32% मतदान हुआ, अंतर 6.84% रहा। इतना ही नहीं, अध्यक्ष खड़गे ने जिन 2 सीटों पर प्रचार किया, वहां भी मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। खड़गे ने चित्तौड़गढ़ और जयपुर में 2 सभाएं की। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई प्रयास किए थे, बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा। अब मतदान कम होने से सभी सियासी दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन इससे किस पार्टी को फायदा होगा, इसके लिए तो अब परिणाम का ही इंतजार करना होगा। दिनेश डांगी, फर्स्ट डे न्यूज, जयपुर। लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, यह तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खूब प्रचार किया और खूब अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए पसीना बहाया, लेकिन जो माहौल उन्होंने अपनी सभाओं, रोड शो और रैलियों से किया, वो मतदान प्रतिशत बढ़ाने में तब्दील नहीं हुआ। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।